नेपाल की औरतें घर में घोड़े क्यों पालती है और रात को घोड़े के साथ क्या काम करवाती है, ये वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अपने क्वार्टर में आंखें बंद करके सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक ही मुझे मालकिन की घोड़ा वाजिर की आवाज़ आई। मैं चौंक गया। कुछ देर पहले तो मैं उसके अस्तबल की तरफ से वापस लौटा था, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक-ठाक था। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि वो बुरी तरह से हिनहिना रहा था। कुछ देर में ऐसी ही अपनी जगह पर लेटा रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि वाजिर की आवाज़ कुछ नॉर्मल नहीं है, बल्कि हमेशा से कुछ अलग है, जैसे उसे कोई परेशानी हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। उसकी देखभाल मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं जानवरों के मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्प था। इसीलिए इतनी रात को अपना बिस्तर छोड़कर क्वार्टर से बाहर निकल आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। शायद उसको भी कोई तकलीफ हो रही थी। जैसे ही मैं अस्तबल के पास पहुंचा, तो वहां के मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरी मालकिन अजीब से कपड़ों में घोड़े के साथ जिस तरह खड़ी थी, मुझे बहुत ही शर्म महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो और बिस्तर से उठकर यहीं चली आई हो। मेरी मालकिन एक ऊंचे लंबे गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत थी। उसके काले लंबे बाल कमर तक झूल रहे थे और चांद की रोशनी में वो कोई खूबसूरत सी परी लग रही थी, जो उस वक्त शायद अपने आप में नहीं थी। रात के इस वक्त घोड़े के पास और मेरी मालकिन के अंदाज मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। वो घोड़े की कमर पर हाथ फेरते हुए उसे गले लगाए संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घोड़े के साथ कोई जज्बाती लगाव हो। मालकिन का अंदाज ऐसा था जैसे वह उसे खामोश करवाना चाहती हो। लेकिन आधी रात को मालकिन यहाँ क्या कर रही थी, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। और फिर जब घोड़ा कुछ खामोश हुआ, तो मालकिन ने उसकी जुबान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने के बाद उसकी पेट पर हाथ फेरते हुए उसकी टांगों के पास बैठ गई। मालकिन की इस हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए थे और मैं वहीं से वापस कि मालकिन ने ऐसा कैसा कपड़ा पहन लिया है। मालकिन तो मालिक की गैर मौजूदगी में अपने घोड़े के साथ ही, यही सोचते सोचते मुझे नींद लग गई थी। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो कुछ देर के लिए रात वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं जल्दी से तैयार होकर किचन में गया, तो मेरी मालकिन नाश्ते के टेबल पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी और मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। पता नहीं मेरी मालकिन को इतने सवेरे उठने की आदत कैसे थी, या फिर रात भर वो सोती भी नहीं थी। मैंने हमेशा उनकी आंखों में रेड रेड देखा था, जैसे वो रात भर की जगी हुई हो। जब से वह शादी होकर इस घर में आई थी, मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती थी कि कहीं उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि वो मालिक की दिलो-जान से अजीज थी। लेकिन आज उन्हें देखते ही रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने लहरा गया था। मुझे अपनी मालकिन से बहुत ही घिन महसूस हुई थी। वो अपने पति के पीछे ऐसी हरकत कर रही थी। मैं अपने मालिक का वफादार नौकर था और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। कोई औरत मेरे मालिक को ऐसा धोखा देकर, अगर कोई और औरत होती तो मैं मालिक को रात वाली बातें पहले ही बता देता। लेकिन वह मालिक की पत्नी थी और मेरा मालिक अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। इसीलिए मैं फ़िलहाल शांत था। मेरे मालिक कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते रहते थे और पिछले 1 हफ्ते से वो किसी दूसरे शहर ही गए हुए थे। घर में मेरी नई मालकिन और मेरे मालिक की पिताजी, यानी मेरे मालिक मौजूद थे। बड़े मालिक को सुबह आराम से उठने की आदत थी, इसीलिए मैं भी बंगले में सुकून से ही आया करता था। लेकिन जब से नई मालकिन आई थी, मुझे सुबह सवेरे ही उठकर घर के कामों में लगना पड़ता था।
मेरी नई मालकिन की आदतें बहुत ही अजीब सी थी और मेरी समझ से तो बाहर थी। मैं जब भी बड़े मालिक से उनके बारे में बात करता तो बड़े मालिक कहते कि वो नेपाली औरत है और यहाँ हमारे शहर में नई नई आई है, उसके तौर तरीके हमसे अलग हैं। तुम फिक्र न करो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मालिक के आदेश पर मैं नेपाली खाना पकाना भी सीख रहा था और नेपाली भाषा भी। मुझे पहले से थोड़ी बहुत भाषा आती थी क्योंकि मेरे मालिक भी अक्सर नेपाली भाषा में बात किया करते थे। मालिक चाहते थे कि मैं मालकिन को अपने वतन की याद न आए और वो हमारे माहौल में रच बस जाए, इसीलिए हमारे घर को नेपाली के माहौल की तरह कर दिया था। लेकिन नेपाली के तौर तरीके बहुत ही अलग होते हैं। मेरे लिए उन्हें समझना और उन पर फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बिहार से था और नौकरी के लिए घर से 8 साल पहले शहर आया था और शहर आने के बाद मुझे पहले ही नौकरी अपने मालिक के बंगले में ही मिली थी और मैंने खुशी-खुशी ये नौकरी कर ली थी। मेरा मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसका बहुत ही बड़ा कारोबार था और मेरा मालिक ज़्यादातर नेपाल में रहता था। यहाँ सिर्फ बड़े मालिक थे और मुझे उन्हीं की सेवा के लिए रखा गया था। इतने बड़े बंगले में अकेले बड़े मालिक के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसीलिए मैं बहुत सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। मालिक को नेपाल में रहते-रहते नेपाली भाषा बोलने की आदत हो चुकी थी। वो अक्सर यहाँ आने के बाद भी नेपाली भाषा में ही बात किया करते थे और उसी वजह से मुझे वहाँ का कुछ भाषा समझ में आने लगा था। इतने सालों में मालिक ने मेरा हर अच्छे बुरे में इतना साथ दिया कि मैं मालिक का सबसे वफादार नौकर बन चुका था। और जब कुछ महीने पहले मालिक नेपाल से लौटा तो अकेला नहीं था, बल्कि उनके साथ खूबसूरत पत्नी भी मौजूद थी। मालिक ने मुझे बताया कि आज से वह मेरी नई मालकिन है, क्योंकि मालिक ने नेपाल में उनसे मोहब्बत की, शादी की है और अब उन्हें मुंबई ले आया है। ये खबर न सिर्फ मेरे लिए चौंका देने वाली थी, बल्कि बड़े मालिक भी हैरान रह गए थे, क्योंकि उनके इकलौते बेटे ने उन्हें बताए बिना अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। वो दुल्हन को घर ले आए। शुरू में तो बड़े मालिक ने उस दुल्हन को अपनाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि नेपाल की औरतें मुंबई की औरतों से बहुत अलग होती हैं और नेपाल की औरत को पत्नी बनाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है, क्योंकि उनके तौर तरीके और रंग ढंग हमसे बहुत अलग होते हैं, बिल्कुल गैर की तरह। और उनके बारे में बड़े मालिक कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत देखी तो वो भी मान गए और फिर धीरे धीरे उनको कबूल कर लिया। लेकिन बड़े मालिक से नहीं सही अंदाज़ा लगाया था। नई मालिक के आने के बाद न सिर्फ घर का माहौल बदला था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल गया हो। कभी वो फिटकरी का ढेर मंगवाती है तो कभी जैतून का तेल। पता नहीं वो सारा वक्त अपने कमरे में क्या कुछ करती थी। फिर एक दिन जब मालिक काम से घर लौटे तो वो खाने की टेबल पर बैठी मालिक से जिद करने लगी कि उन्हें एक घोड़ा चाहिए, वो घोड़े के बिना नहीं रह सकती है। मेरे मालिक ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि उन्हें जानवर से एलर्जी है और घर में किसी भी किस्म का जानवर पालने की उन्हें एलर्जी का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो घर में घोड़ा नहीं ला सकते। अगर मालकिन को इतना ही शौक है तो वो कभी-कभी उनके दोस्त के घोड़े से दिल बहला सकती है। मालिक की बात सुनकर मालकिन रोने लगी और रोते-रोते टूटी-फूटी शब्दों में कहने लगी कि आपको क्या पता, हम नेपाली औरतें घोड़े के बिना गुजारा नहीं कर सकती हैं। वैसे भी आप तो हफ्ता भर घर से बाहर रहते हैं, आपको घोड़े से क्या एलर्जी होगी? मैं उसकी देखभाल खुद करूँगी और ख़्याल भी रखूँगी, लेकिन मुझे हर हाल में घोड़ा चाहिए। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी मालकिन को अच्छी खासी हिंदी भी आती है। पहले तो मालिक ने अपनी पत्नी को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी और अपनी बात से न हटी, तो ना चाहते हुए भी मालिक ने उन्हें काले रंग का घोड़ा खरीद कर दिया और कह दिया कि उस घोड़े को वह घर के पिछले हिस्से में ही बांध कर रखे। नई मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई और घोड़े को देखकर उनके चेहरे पर ऐसी रौनक आई थी जैसे वो घोड़ा नहीं बल्कि बहुत खास चीज़ हो।
मुझे भी यही लगा कि शायद मालकिन तन्हाई दूर करने के लिए घोड़े को रखना चाहती है, या फिर नेपाल की औरतें घोड़े की आदी होगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये नेपाल की औरतें घोड़े के साथ क्या करती है। मालिक को घर आए 10 दिन हो गए थे कि मालिक को दोबारा नेपाल जाना पड़ा। नई मालकिन भी साथ में जाना चाहती थी, लेकिन मालिक का कहना था कि अब तुम यहाँ रहने की आदत डालो ताकि तुम इस माहौल को समझ आए। मालिक की बात सुनकर मालकिन रुक गई और घोड़े के साथ वक्त गुजारने लगी। मालकिन की आदत बहुत अलग थी। वो सुबह सवेरे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और नाश्ते में हर वो चीज़ खाती जिन्हें उन्हें ताकत हासिल हो। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी औरतों को इतनी गर्म चीज़ें खाते नहीं देखा था जितनी मेरी मालकिन इस्तेमाल करती थी। वो हर वक्त खाना खाती और खूबसूरती का भी भरपूर ख्याल रखती, जबकि मालिक भी घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन वो हर वक्त खुशबू से रची बसी रहती थी। अपने नए घोड़े वज़ीर से भी उन्हें बहुत लगाव हो चुका था और वो हमेशा ही उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारती थी। और जब भी वो घोड़े के साथ होती तो हमें भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। माली को गए 1 हफ्ता गुजरा था। एक दिन घोड़े की आवाज़ पर मैं कमरे से निकला तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ मोहब्बत और लगाव का इजहार करते हुए वो घोड़े की टांगों के पास बैठी थी। मेरी जान निकल गई। उसके आगे का मंजर देखने बिना मैं वापस लौट आया था। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि ये ना समझ सकता कि मालकिन क्या कर रही है। मैंने सोचा था कि मैं मालकिन का पूरा सच अपनी आंखों से देखूंगा और फिर मालिक को इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चुप रहना मेरी वफादारी के ऊपर ठप्पा था। अगली रात घोड़े की हल्की सी आवाज़ आते ही मैं अपने क्वार्टर से निकला। छुपते छुपते अस्तबल के पास पहुंच गया। आज भी मेरी मालकिन घोड़े के पास ही खड़ी थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा भी मालकिन की बात समझ रहा हो। और फिर घोड़े ने अपनी जुबान से मालकिन का मुंह चाटा और मोहब्बत का इजहार करने लगा। मालकिन ने पूरी तरह घोड़े को मोहब्बत और जज्बात से काबू कर लिया था। वो तो धीरे से उसे सहलाते सहलाते उसके कदमों के पास बैठ गई। ये सब देखकर मेरी सांस सीने में ही अटकने लगी। आगे का मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। आज की रात मैंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा था। मुझे समझ नहीं आया था कि मालकिन ने ऐसी हरकत क्यों किया। इसीलिए उन्होंने मालिक से घोड़े की जिद की थी। बड़े मालिक ने ठीक ही कहा था कि नेपाल की औरतों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो मुंबई की औरतों जैसी नहीं होती। और आज बड़े मालिक की बात का मतलब मुझे सही से समझ आया था। मेरी नई मालकिन ने जो कुछ किया था वैसा मैंने आज तक नहीं देखा था। इसीलिए मैं खामोशी से पूरा मंजर देखने के बाद वापस अपने क्वार्टर में आया था और सोच रहा था कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। मालिक को वापस आने में अभी हफ्ता बाकी है और यह 1 हफ्ता मैं अपनी नई मालकिन की हरकतों को देखना चाहता था। अगली रात मेरी मालकिन जब आधी रात तक घोड़े के साथ वक्त गुजार कर अपने कमरे में वापस लौटी तो उस वक्त मैं अपने क्वार्टर के वापस जाने के बजाय दबे पांव मालकिन के कमरे तक पहुंच गया और खिड़की से अंदर का मंजर देखा तो मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मालकिन ने तो कमरे में जाकर उससे भी अनोखी हरकत की थी। मेरी नई मालकिन ऐसा कुछ कर रही थी जो सही नहीं था। तभी उसे आधी रात को सहारा लेना पड़ रहा था और अपने घोड़े के साथ उनका रिश्ता। मेरे लिए खामोश रहना पॉसिबल नहीं था। मैंने उस घर का नमक खाया था, इसीलिए मैं सुबह होते ही सीधा बड़े मालिक की सेवा में हाजिर हो गया और उन्हें नई मालकिन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन कहने लगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं उसके खिलाफ अपने बेटे से कुछ भी कहूँगा तो वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी इतने दिनों मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे मालिक की दौलत को देखकर उनसे शादी की है और वो आज नहीं तो कल तुम्हारे मालिक को छोड़ कर जाएगी। बड़े मालिक की बातों ने मुझे और परेशान कर रख दिया था। वो नई मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखते थे।
उनका मानना था कि इस तरह वो अपने बेटे से दूर हो जाते और उनकी बात एक हद तक ठीक भी थी। इसीलिए मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था। इसीलिए मैं हर गुज़रते दिन के साथ अपने मालिक की वापसी का इंतज़ार करने लगा। हर रात मैं बहुत ही बेचैनी से मालिक की वापसी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में आती और मैं जान जाता कि मालकिन क्या कर रही है। पता नहीं मेरी मालकिन कैसी औरत थी, ये शायद नेपाल की औरतें ऐसा ही करती है। पूरा 1 हफ्ता गुज़रने के बाद जब मालिक वापस आए, तो आते ही मालिक को गले से लगाया और अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। मैं जो पीछे खड़ा था, मैं सोचने लगा कि पता नहीं मुझे मालिक से यह बात करनी चाहिए या नहीं। अगर मालिक मेरी बात का यकीन न करते तो मेरी 8 साल की पुरानी नौकरी को खतरा हो सकता था। और अगर उनकी पत्नी अपने किए का इकरार नहीं करती तो मेरा क्या होता? मैं किस तरह मालिक के सामने खुद को सही साबित करता? और उनकी पत्नी क्यों इस बात का इक़रार करेगी कि उनकी गैर मौजूदगी में आधी रात को घोड़े के साथ क्या करती है? जब मेरा मालिक आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकला और मुझे अपने पास बुलाकर घर के बारे में बात करने लगे, जैसे कि वो हमेशा करते थे, तब मुझे यह मौका सही लगा कि मैं मालिक को मालकिन की हकीकत बता दूं। मालिक मुझ पर भरोसा करते या न करते, मेरा नमक हलाल हो जाता। यही सब सोचता और फिर मैंने मालिक को बता दिया कि रात के अंधेरे में मालकिन किस हालत में घोड़े के पास आया करती थी। मेरी बात सुनकर मालिक के यकीनी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? मीना को घोड़े से बहुत मोहब्बत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ऐसी हरकत करे। और भला ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा? वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने मालिक के आगे सर झुकाया और कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी था। बाकी मालकिन क्या करती है और क्यों करती है, ना ही ये जानना मेरा मसला है और ना ही मुझे इस बात से लगाव। लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा मुंह बंद रखना आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि जो कुछ मालकिन कर रही है उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरी बात सुनकर मालिक शांत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात दूसरे शहर जा रहा हूँ और एक बार फिर तुम्हें अकेले रहना होगा। मैं अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उनका उनका बात सुनकर मैं समझ गया कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मालिक की बात सुनकर मैं मालकिन थोड़ी देर खामोश रही और फिर कहने लगी कि जल्दी वापस आ जाइएगा। मालिक खामोशी से रात का अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए और पीछे से घूमकर मेरे क्वार्टर में गए। जब मैं रात को अपने कमरे में पहुंचा तो मालिक को देखकर हैरान रह गया। फिर रात को जैसे ही घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आई तो मालिक कमरे से निकल गए और अस्तबल तक पहुंच गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालकिन को घोड़े की टांगों के करीब बैठे देखा था। मालिक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मालिक फौरन मालकिन के पास पहुंच गए। उनको देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और जब मालिक ने गुस्से में मालकिन से सवाल जवाब शुरू किए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मालिक का गुस्सा हद से बढ़ा तो मालकिन रोने लगी और फिर मालकिन एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं और मालिक दोनों ही हैरान रह गए। मालकिन ने रोते हुए बताया कि जब वो शादी करके मालिक के साथ इस घर में आई तो सब कुछ उनके लिए नया था। उन्हें यहाँ के रस्म रिवाज की कुछ खबर नहीं थी और ना ही इस देश की आदत। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और ऐसे मालिक भी उन्हें छोड़कर कारोबार के सिलसिले में दूसरे देश जाने वाले थे कि तभी उन्हें मालिक के पिताजी यानी बड़े मालिक ने अपने कमरे में उन्हें बुला लिया और बड़े मालिक ने मीना मालकिन को बताया कि मालिक के कई लड़कियों के साथ पहले भी रिश्ते रहे हैं और अब भी मालिक जब भी दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ भी उनके कई लड़कियों से दोस्ती रहती है। अगर वो मालिक को जल्दी से जल्द बच्चे की खुशी दे देंगी तो उनके बच्चे मालिक के पैरों की जंजीर बन जाएंगे और मालिक कभी भी किसी और की तरफ नहीं जाएंगे। ये सुनकर के मीना मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वो घर वालों के खिलाफ जाकर मालिक से शादी करके हमारे देश आई थी और आगे अगर ऐसे में मालिक उनके साथ कोई धोखा करते तो वो बेसहारा हो जाती।
यही सोचकर जब वो परेशान हुई तो बड़े मालिक ने बताया कि अगर किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहोगी और उसकी दुम के बालों को काट कर अपने तकिए के नीचे रखोगी तो जल्द ही उनके घर बच्चे हो जाएंगे। मीना मालकिन बड़े मालिक की बातों में आ गई और उन्हें लगा कि इस तरह करने से वो मालिक को काबू में कर लेगी और मालिक कभी भी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने बड़े मालिक के कहने में आकर ही मालिक के सामने ये झूठी बात रखी थी कि नेपाल की औरतें घोड़ों के बिना नहीं रह सकती। मालिक ने अपनी पत्नी की खुशी के खातिर उन्हें घोड़ा खरीद कर दे दिया और खुद दूसरे शहर चले गए। और मीना मालकिन अपनी ससुर की बातों में आकर घोड़े के साथ न सिर्फ वक्त गुजारने लगी बल्कि उसकी दुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे भी रखने लगी, जो कि बिल्कुल बेमानी और बेमकसद था। मेरे बड़े मालिक ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मेरा क्वार्टर अस्तबल के पीछे ही है और मैं मालिक के मामले में बहुत ज़्यादा वफादार हूँ। मैं जब मालकिन की को कोई ऐसी हरकत करते देखूंगा तो मालिक को ज़रूर खबर करूंगा और बड़े मालिक खुद भी मालिक के आगे मीना मालकिन की शिकायत लगाकर उनको घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। बड़े मालिक मीना मालकिन को सीधी तरह से इस घर से नहीं निकाला, इसीलिए उन्होंने ये अजीब सा खेल खेला था और मैं भी उनका शिकार हो गया था। अगर मालिक खुद ये सच्चाई जानने की कोशिश न करते तो शायद वो भी मालकिन को इसी तरह समझते जैसा कि मैं समझ बैठा था। सारा सच पूरी तरह खुलकर मालिक के सामने आ गया था और मैं शर्मिंदगी से मालिक के आगे सर झुका लिया था। मैंने मालिक से माफ़ी मांगी तो उन्होंने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि उनका असल कसूरवार मैं नहीं बल्कि उनके पिताजी थे। बड़े मालिक ने खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लिया था कि वह नेपाल की औरतों को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि किसी खानदान की लड़की से मालिक की शादी करवाना चाहते हैं। बड़े मालिक को इस बात का पक्का यकीन था कि नेपाल की औरतें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही सालों में मीना मालकिन ने अपनी मोहब्बत और सेवा से बड़े मालिक का दिल जीत लिया था। हर औरत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है और अगर उसे किसी रिश्ते में मोहब्बत मिले तो वो बदले में भी मोहब्बत ही देती है। और ये बात मीना मालकिन ने सच साबित कर दिया था कि मोहब्बत का ताल्लुक किसी जानवर या बहस से नहीं है बल्कि दिल से होता है। कहने को तो मैं एक नौकर था, लेकिन वो मुझसे भी बहुत इज्जत से पेश आती थी और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में मौजूद है और वह पहले से भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि नेपाल की औरतें या दूसरे शहर की औरतें वफादार और सेवा करने वाली नहीं हो सकती? क्या मोहब्बत का रिश्ता बहस और जवाब से है? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और कहानी आपको कैसी लगी है, और कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।